हेलो फ्रेंड, मैं निहारिका जाविया फ्रॉम नर्सिस क्लासेस से। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था प्यूबर्टी, साइन ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, मीनार की एज फॉर द मीनार की, नॉर्मल ड्यूरेशंस ऑफ द साइकिल्स, ब्लड लॉस कितना होता है, और रिपीटिशंस ऑफ द साइकिल क्या है, राइट, कितने दिन में रिपीटिशंस होते हैं। तो ये सब हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया था। तो पार्ट 2 में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या चेंजेस होने होते हैं, राइट। तो पार्ट 2 को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हमने दो चेंजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन दैट इज़ द ओवेरियन चेंजेस और सेकंड वन दैट इज़ द यूट्राइन चेंजेस। मतलब कि जो ओवरी है उसमें क्या चेंजेस होते हैं और जो यूट्रस है उनमें भी जो एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है उसमें क्या चेंजेस होता है, और उस चेंजेस के कौन कौन जो भी हार्मोन्स है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वर्क करते हैं, उसकी हम आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ओवरियन चेंजेस की, मतलब ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ओवरियन चेंजेस है उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दैट इज फर्स्ट वन दैट इज द फॉलिक्यूलर फेज और सेकंड वन दैट इज द ल्यूटियल फेज। तो ओवरियन चेंजेस है उसको हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है, फॉलिक्यूलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई जो भी ओवरी का स्ट्रक्चर्स है, राइट, तो यहाँ पे आप ओवरी का स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, राइट। तो ओवरी को भी हमने बोला कि भाई दो फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट दैट इज़ अ फॉलिक्यूलर फेज और सेकंड दैट इज़ अ ल्यूटियल फेज। जो फॉलिक्यूलर फेज है, राइट, वो कितने दिन तक का है, 14 डेज तक होता है। मतलब कि 14 डेज के बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, राइट। 14 डेज के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। आफ्टर द 15 टू 28 डेज का जो भी पीरियड है वो ल्यूटियल फेज में काउंट होता है। मीन्स जो नॉर्मली 28 डेज की जो साइकिल है, राइट, तो 28 डेज में से जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो पीरियड है वो फॉलिक्यूलर फेज है। मतलब कि वहाँ पे फॉलिकल प्रिपेयर होती है। 14 डेज वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि जो भी मैच्योर ओवम है वो वहाँ ओवरी में से रिलीज होगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। 15 टू 28 का जो पीरियड है वो उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। वहाँ पे ये वाला चेंजेस होता है, राइट। तो ये चेंजेस क्या है, कैसे होता है, इसकी हम आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें फॉलिक्यूलर फेज में, राइट। तो फर्स्ट फॉलिकल्स क्या है, फॉलिक्यूलर फेज है उसमें क्या होता है, फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स क्या है, राइट। तो ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन पीरियड, मतलब कि जब कोई फीमेल औरत है, राइट, वो प्रेग्नेंट होती है, तब उनके इंट्रायूट्राइन में फीमेल फिटस है। तो जब भी 20 वीक अराउंड 5 मंथ होता है तब जो फीमेल फिटस है उसमें क्या होता है, फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट होती है। जो एट ए टाइम ऑफ 20 वीक ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन पीरियड फॉलिकल्स कितनी होती है, 7 मिलियन फॉलिकल्स वहाँ पे डेवलप होती है। उसके बाद न्यू कोई भी फॉलिकल डेवलप नहीं होती है। जितनी भी फॉलिकल्स डेवलप होना होता है वो यहाँ पे होती है। उसके बाद एक भी फॉलिकल्स डेवलप नहीं होगी। मतलब यहाँ पे डेवलप कितनी होती है, 7 मिलियन। उसके बाद क्या आता है, जो भी फॉलिकल्स है ड्यूरिंग द पीरियड 20 वीक से लेकर आगे तक का जो भी पीरियड्स है वहाँ तक फॉलिकल्स क्या होती है, डीजनरेट एंड डिस्ट्रक्शन होती है। मतलब कि जो भी 7 मिलियन फॉलिकल्स वहाँ पे डेवलप हुई है वो फॉलिकल का डीजनरेशन हो जाता है और डिस्ट्रक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू दैट जो भी एज, मतलब कि बर्थ के टाइम पर 20 वीक से लेकर बर्थ तक जो भी फीमेल जो चाइल्ड है उसका जब बर्थ होता है तब तक उसके पास वहाँ पे 2 मिलियन जितनी फॉलिकल्स अब वहाँ पे बचती है, राइट, बिकॉज ऑफ डीजनरेशन होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। तो 2 मिलियन फॉलिकल्स वहाँ पे अब बचेगी। उसके बाद क्या होगा, अगेन एंड अगेन जो फॉलिकल्स है वो डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन होती है, न्यू फॉलिकल्स डेवलप नहीं होगी यहाँ पे। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब कि जो हमने बोला था आगे प्यूबर्टी, राइट, तो प्यूबर्टी के टाइम पर उसके पास अभी लाइक 4 लाख जितनी फॉलिकल्स बचती है। कितनी, 2 मिलियन में से 4 लाख फॉलिकल्स एट ए टाइम ऑफ प्यूबर्टी वहाँ पे बचती है। उसके बाद प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 लाख फॉलिकल्स में से ओनली 1 फॉलिकल्स क्या होती है, डेवलप होती है, मैच्योर होती है, उसमें से ओवम बनता है, राइट। बाकी की जो भी फॉलिकल्स है ऐसे ही रहती है, ओनली 1 फॉलिकल्स वहाँ पे डेवलप होती है, राइट। एट द एंड ऑफ द मेनोपॉज, मतलब कि जो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा,
जिसको हम मेनोपोज बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे लेस देन 10,000 फॉलिकल्स वहाँ पे बचती है। ओके, उसके बाद कोई भी फॉलिकल्स वहाँ पे डेवलप नहीं होगी। मेनोपॉज के बाद जो भी फॉलिकल्स है वो मैच्योर नहीं होगी, जितनी है उतनी लेस देन 10,000 रहती है और डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन होती रहती है। ओके, तो आगे की बात करते हैं कि जो भी फॉलिकल्स है उसके लिए जो भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको रिस्पॉन्सिबल है। जो भी फॉलिकल है उसको ग्रो करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है। और वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो भी हाइपोथैलेमस वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड में रिस्पॉन्स होता है वहाँ से रिलीज होती है। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से रिलीज होगी। उसका जो भी नॉर्मल लेवल है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml में उसका नॉर्मल लेवल रहता है। जो भी हमने बात की कि भाई जो भी फॉलिकल्स है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, राइट, उसमें से फॉलिकल्स है वो क्या करती है, ग्रो करती है। जो भी प्यूबर्टी के बाद जो भी फॉलिकल्स है हमारे पास, राइट, वो फॉलिकल क्या करती है, ग्रो करती है। बट सभी फॉलिकल्स साइमल्टेनियसली ग्रो नहीं करती है। उसमें से कोई एक फॉलिकल्स एवरी मंथ, मतलब जो 28 डेज का रिपीट साइकिल है उसमें से ओनली वन फॉलिकल्स क्या करेगी, ग्रो फास्ट करेगी। सभी फॉलिकल्स क्या करती है, ग्रो करती है, बट उनमें से ओनली वन फॉलिकल्स क्या करती है, ग्रो फास्ट होगी। तो जो भी ग्रोइंग फास्ट, मतलब जो एक फॉलिकल से वो ग्रो फास्ट हुई है उसमें से एस्ट्रोजन लेवल क्या होगा, रिलीज होगा। जो भी हार्मोन है एस्ट्रोजन वो क्या होता है, रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने की वजह से जो भी हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल डाउन जाएगा, मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सप्रेस हो जाएगा। और उसके ऑप्शन में वहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वह स्टिमुलेट होगी ड्यू टू दैट एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन लेवल सिक्रेशन होता है, रिलीज होता है, तो जो FHS है वो डाउन होगा और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, तो मतलब कि उसका लेवल बढ़ेगा। अब यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है तो उसकी वजह से जो भी फॉलिकल्स डेवलप हुई है वो क्या होगी, मैच्योर होगी, मतलब वहाँ पे फ्लूइड आएगा, जो भी अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है उनके साइड और स्ट्रक्चर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। जो मैच्योर फॉलिकल्स है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स है वो क्या होगी, ड्यू टू दैट पीक लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका पीक लेवल हो जाएगा, राइट, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वो जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो क्या होती है, रप्चर हो जाएगी। तो रप्चर होने की वजह से उसमें से जो ओवम है वो रिलीज होता है और जो ओवम ओवरी में से रिलीज होता है उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, राइट। बट ओवम यहाँ से निकल गया, बट जो बचा हुआ जो पीसीस है ग्राफियन फॉलिकल वो क्या होता है, तो बचा हुआ जो भी पीसीस है जो ग्राफियन फॉलिकल्स का उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। तो यहाँ पे जो भी फॉलिकल्स है वो क्या होती है, ग्रो होती है। उसमें से कोई एक फॉलिकल फास्ट ग्रो होगी, उसमें से एस्ट्रोजन रिलीज होगा, तो उसकी वजह से FHS डाउन होता है और LH हाई होता है। तो उसकी वजह से क्या होगी, जो भी फॉलिकल है वो मैच्योर होगी, मैच्योर फॉलिकल्स फिर रप्चर हो जाएगी, उसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा और जो ओवम रिलीज होने के बाद जो भी बचा हुआ पीसीस है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देख रहे हो कि भाई जो भी फॉलिकल्स है, राइट, वो फॉलिकल क्या करती है, ग्रोइंग होती है, बट उसमें से कोई एक ही फॉलिकल्स है वो क्या करती है, ग्रोइंग फास्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई कोई एक फॉलिकल्स है वो क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फास्ट ग्रो करती है, मतलब उसका डेवलपमेंट स्पीड में होता है, राइट। जो भी डेवलपिंग फॉलिकल्स है उसके जो ये थीका सेल्स है, राइट, और थीका सेल्स में से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा FHS लेवल था, राइट, वो FHS लेवल क्या हो जाएगा, डाउन होगा, और उसके जगह पे जो LH हार्मोन है वो क्या होगा, अप होगा। अब LH हार्मोन हमारा इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो भी मैच्योर फॉलिकल्स है वो क्या होगी, मैच्योर हो जाएगी और ज़्यादा मैच्योर होती है, उसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, राइट। जो भी LH हार्मोन का जो भी लेवल है वो इंक्रीज होता है उसकी वजह से जो भी फॉलिकल्स डेवलप हो रही है वो क्या होगी, अब यहाँ पे जाके यहाँ तक क्या होगी, वो मैच्योर होगी। तो मैच्योर जो फॉलिकल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है। अगेन एंड अगेन जो भी LH हार्मोन है वो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने की वजह से जो भी मैच्योर फॉलिकल्स है वो क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे रप्चर होती है, और रप्चर होने की वजह से जो ये ओवम वाला पोर्शन है वो बाहर आएगा, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, राइट। ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। तो ये था हमारा फॉलिक्यूलर फेज, मतलब यहाँ से लेके
यहाँ तक का जो भी पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ओव्यूलेशन होता है, तो इन बिटवीन दैट जो भी प्रोसेस होता है वो फॉलिक्यूलर फेज है। मतलब कि जो भी फॉलिकल्स है वो डेवलप होती है और उसमें से ओवम रिलीज होता है। जो इतना पीरियड है वो हमारा 14 डेज का है, राइट। तो ये था हमारा फॉलिक्यूलर फेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज की। हमारे पास क्या था, 14 डेज का फॉलिक्यूलर फेज था। 15 डेज से लेकर 28 डेज, मतलब कि जो बाकी का बचा हुआ 14 डेज है वो क्या है, ल्यूटियल फेज है। वहाँ पे हमारे पास था कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो सिक्रेट करता है, मतलब वो रिलीज करेगा। और जो भी प्रोसेस है वहाँ पे हमारे पास ओवम बचा था, राइट। यहाँ पे हमें क्या देखा था, भाई ओवम रिलीज होता है। तो ये ओवम है ये कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाता है। और फेलोपियन ट्यूब में वहाँ पे जाके इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि जो स्पर्म और ओवम है उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा। और जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो भी क्या प्रोसेस होता है, राइट। जो सपोज कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मान लो कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बचा हुआ है वो कॉर्पस आल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है, राइट। जो भी कॉर्पस ल्यूटियम बचा हुआ है वो कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस में से कॉर्पस ल्यूटियम जो भी आल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है, जो वाइट कलर का बॉडी है, राइट। उसके बाद वो भी कॉर्पस आल्बिकन्स है वो 28 डेज, मतलब कि 50 to 28 डेज में वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे न्यू साइकिल स्टार्ट होती है, राइट। एक बात की हमने कि भाई जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इन केस ऑफ मान लो कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ है, मतलब कि जो स्पर्म और ओवम है उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जो भी कॉर्पस ल्यूटियम था वो कॉर्पस ल्यूटियम वेरम में कन्वर्ट होगा और वो अप टू द 3 मंथ रिमेन रहेगा, मतलब कि वो 3 मंथ तक वहीं पे रहेगा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का है वो रिलीज करेगा, राइट। जब तक प्लासेंटा का डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक वो वहाँ पे रिमेन रहेगा और प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब कि जो भी प्रेगनेंसी है उसमें वो हेल्पफुल रहेगा। जब तक प्लासेंटा का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो उसकी हेल्प करेगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये था हमारा ल्यूटियल फेज, जिसमें वो कॉन्स्टेंट फेज है कि मान लो कि भाई किसी की साइकिल 30 डेज की है, राइट। 28 डेज की है तो भी दैट इज़ अ नॉर्मल कि भाई जो फॉलिकुलर फेज है वो 14 डेज का है, ल्यूटियल फेज है वो भी 14 डेज का है। बट मान लो कि किसी की साइकिल 30 डेज की है तो ल्यूटियल फेज दैट इज़ अ कांस्टेंट फेज, मतलब वो 14 डेज फिक्स है। 14 डेज के बाद अगेन न्यू साइकिल स्टार्ट होती है, तो बचा हुआ जो भी पीरियड है वो फॉलिकुलर फेज में ऐड होता है, मतलब कि 16 डेज वहाँ पे फॉलिकुलर फेज होगा और 14 डेज है वो हमारा ल्यूटियल फेज है जो कांस्टेंट है, राइट। तो दैट इज अबाउट द फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। मतलब कि देखा हमने ओवेरियन चेंजेस जो हमारा 2 फेज में कन्वर्ट होता है। ऊपर का जो भी पोर्शन है वो हमारा फॉलिकुलर फेज है और नीचे का जो भी पोर्शन है वो हमारा ल्यूटियल फेज है, मतलब ओव्यूलेशन बीच में होता है। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज, ये था हमारा ओव्यूलर चेंजेस जिसमें हमने 2 पार्ट में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूट्राइन चेंजेस, राइट। और हमने क्राइटेरिया में देखा था कि जो भी ओवरियन में हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, राइट। तो क्राइटेरिया में हमने बात की थी कि जो ओवरियन में जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट यूट्रस में रिस्पॉन्स होने चाहिए, मतलब कि जो एंडोमेट्रियम है उसको रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब वो कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो यूट्रस में ओवरी के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होते हैं उसकी हम बात करते हैं, राइट। तो यूट्राइन जो चेंजेस है उसको भी हमने 3 फेज में कन्वर्ट किया है, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूट्राइन चेंजेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ओव्यूलर चेंजेस और यूट्राइन चेंजेस, बिकॉज ये दोनों जो चेंजेस है वो कोऑर्डिनेट वर्क करते हैं। तो यूट्राइन चेंजेस की बात हमने कर ली है। तो नेक्स्ट हमारा है यूट्राइन साइकिल के बारे में, मतलब जो यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं उसको हमने बोला कि भाई हमने 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है, मेंसिस, प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई दोनों जो फेजेस है वो साइमल्टेनियसली वर्क करेगी। यहाँ पे जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन कैसे होता है, मतलब आपने यहाँ पे देखा कि भाई फॉलिकल्स प्रिपेयर हो रही है, मैच्योर हो रही है, ओवम रिलीज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बचा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी चेंजेस होने वाले। तो वो चेंजेस क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ब्लीडिंग फेज।
उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, राइट। ब्लीडिंग फेज क्यों बोलते हैं? जो स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड है, मतलब कि जो स्टार्टिंग के 5 डेज है उसमें ब्लीडिंग होता है, थ्रू द वजाइनली क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, उसकी वजह से हम उसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, राइट। क्या होता है, ड्यूरेशन कितना है ब्लीडिंग फेज का, 1 to 5 डेज का है। आगे हमने बात किया कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर होता है, मतलब कि जो हमारे साइकिल थी, राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिसअपियर होगा, तो अगेन न्यू साइकिल स्टार्ट होती है, मतलब कि अगेन न्यू साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल वाला पीरियड स्टार्ट होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब डिसअपियर होता है तभी हमारा मेंसिस वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या होता है, तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर होता है तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम तो क्या करता था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो भी हार्मोन है वो रिलीज करता था, बट यहाँ पे अब कॉर्पस ल्यूटियम ही बचता नहीं है, तो क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन होगा, मतलब कि उसका लेवल है वो डिक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे अब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है तो हार्मोन भी नहीं रहेंगे, राइट। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुए थे वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है। जो भी हार्मोन थे उसको वजह से वाजो डायलिटेशंस होता था, बट यहाँ पे अभी हार्मोन ही नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब जो भी ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होगी, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो भी ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाता है, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से जो भी एंडोमेट्रियम मतलब कि यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग है उसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट होगा वो भी नहीं होगा, तो जो वहाँ पे सेल्स और टिश्यू है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसकी वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया होता है, इस्चेमिया होता है और इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होता है, जो सेल्स ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया और इस्चेमिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सेल्स क्या होगी, अब डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो जो भी सेल्स है एंडोमेट्रियम के वो सेल्स क्या हो गए, डेथ हो जाएंगे, और सेल्स डेथ होने की वजह से जो सेल्स डेड है वो क्या होगी, एज अ फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग वहाँ पे यूट्रस में से बाहर निकलेगी, मतलब कि डेड सेल्स है उसके ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग होने की वजह से जो यूट्रस में ब्लीडिंग होता है उसको हम हिमेटोमेट्रा बोलते हैं, ब्लीडिंग इन यूट्रस उसको हम हिमेटोमेट्रा बोलते हैं। अब यूट्रस में ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका जो भी सेंसेशन है वो हाइपोथैलेमस में जाएगा, क्योंकि यूट्रस की जो सेल्स है वो डेथ हो गई है तो वो ऐसा ब्लीडिंग हो गया, तो ब्लीडिंग होने के कारण वहाँ पे सेंसेशन होगा किसको, हाइपोथैलेमस में, कि भाई यूट्रस में कुछ गड़बड़ है, तो हाइपोथैलेमस में सेंसेशन होने की वजह से वो क्या करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज करेगा कि भाई वहाँ पे कुछ हुआ है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से ऑक्सीटोसिन क्या होता है, रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद वो यूट्रस पर वर्क करेगा, और यूट्रस पर वर्क करने के बाद वो जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्रस पर वर्क करेगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो भी ब्लीडिंग है यूट्रस में, जो भी ब्लीडिंग पड़ा हुआ है वो क्या होगा, थ्रू द वजाइना बाहर आएगा, राइट। उसको हम बोलते हैं विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो हमने हमारी डेफिनेशन में पढ़ाया था कि भाई जो भी एंडोमेट्रियम का वो भी वॉल है वो शेडिंग ऑफ होता है और थ्रू द वजाइना वो एज अ ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आता है, तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग, राइट। क्योंकि वहाँ पे यूट्रस में जो ब्लीडिंग हुआ है, सेल डेथ हो गई है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो सेल डेथ हुई है, वो एज ए ब्लीडिंग हुआ, हाइपोथैलेमस में मैसेज गया, हाइपोथैलेमस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और यूट्रस पर वर्क करेगा, और यूट्रस पर वर्क होने के कारण वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो मसल्स लेयर है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो जो भी ब्लीडिंग है वो क्या होगा, थ्रू द वजाइना, आउट ऑफ द वजाइना बाहर आएगा, राइट। तो वजाइना से थ्रू बाहर आता है, उसको हम ब्लीडिंग के फॉर्म में वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का वहाँ पे फेज फिनिश होता है, तो उसको विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसकी वजह से उसको हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट द ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस थी नॉर्मली कितनी होती है, तो नॉर्मली जो भी एंडोमेट्रियम है वो 5 to 6 mm का होता है, बट ड्यू टू दैट ब्लीडिंग, क्योंकि एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज है वो ब्लीडिंग जो भी वॉल थी वो शेडिंग ऑफ हो गई है, राइट, तो उसकी जो भी थिकनेस है वो कम हो जाएगी, तो एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो 1 mm जितनी बच जाती है, राइट। तो ये थी हमारा ब्लीडिंग फेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में। तो अब क्या होगा, वो उसका ड्यूरेशन है वो 6 to 14 days का है, राइट।
अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पे ओवरी में क्या चल रहा होता है कि भी जो भी मैच्योर फॉलिकल्स है वो ग्राफियन फॉलिकल्स, वहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट एस्ट्रोजन वहाँ पे रिलीज होता है, तो यहाँ पे यूट्रस पर कुछ चेंजेस होंगे। तो इंक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल की वजह से क्या होता है, हाइपरप्लाजिया होता है, मतलब कि जो सेल्स है उसके नंबर बढ़ते हैं, 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसे नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ेंगे ड्यू टू दैट एस्ट्रोजन, राइट। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण क्या होता है, जो भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो अभी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो डाउन हुई थी, डिक्रीज हुई थी 1 mm तक। तो ड्यू टू दैट एस्ट्रोजन अब रिलीज होता है, राइट। ओवरी में हमने देखा था भी वहाँ पे जो थिकल सेल्स था वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता था, तो उसका जो भी रिएक्शन है वो एंडोमेट्रियम पर होता है। तो वहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज होता है, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम पर उसका रिएक्शन होता है, तो नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ने के कारण उसका एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के बाद उसकी जो थिकनेस है एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, उसकी थिकनेस क्या होती है, 2 to 3 mm तक उसकी थिकनेस बढ़ जाती है ड्यू टू दैट इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट हमारा है सिक्रिटरी और प्रिपेरेटरी फेज। उसका ड्यूरेशन क्या है, 50 to 28 डेज का। और 50 to 28 डेज का जो भी ओवरी में क्या था, ल्यूटियल फेज था, वहाँ पे क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम था। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन करता था। तो कॉर्पस ल्यूटियम में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन थे, तो ईस्ट्रोजन की वजह से हमने आगे देखा कि भाई हाइपरप्लाजिया, मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ रहे हैं, बस उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ द सेल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे साइज ऑफ द सेल्स भी बढ़ेगा। जितना सेल्स डबल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग साइज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और साइज और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण जो भी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के कारण उसकी जो एट द एंड ऑफ द सिक्रिटरी फेज है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो जाती है, 5 to 6 mm हो जाती है, राइट। तो उसकी जो एंड ऑफ द सिक्रिटरी और प्रिपरेटरी फेज के बाद उसकी जो थिकनेस है वो 5 to 6 mm थी, जो नॉर्मल है, राइट। तो एट द एंड ऑफ द सिक्रिटरी फेज उसकी थिकनेस जितनी नॉर्मल थी उतनी हो गई है। तो ये था हमारा तीनों फेज, ब्लीडिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रिटरी फेज, राइट। तो हमने देखा कि भाई जो भी मेंसेस वाला पीरियड था 1 to 5 डेज का था, वो किसकी वजह से हो रहा है कि भाई जो भी ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग होता है हाइपोथैलेमस में से पिट्यूटरी में जाएगा, ऑक्सीटोसिन होगा, और जो भी यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो भी ब्लीडिंग है वो बाहर आएगा, राइट। प्रोलिफरेटिव में हमने देखा कि जो एस्ट्रोजन यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट, उसकी यहाँ पे रिएक्शन होगी कि भाई एस्ट्रोजन की वजह से नंबर ऑफ द सेल्स क्या करते हैं, बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ने के कारण जो भी एंडोमेट्रियम की वॉल है उसकी यहाँ पे यहाँ देख रहे हो थिकनेस बढ़ रही है, राइट। थिकनेस बढ़ने के कारण उसकी थिकनेस 2 to 3 mm तक हो जाती है। इन द ल्यूटियल फेज अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे सिक्रिटरी फेज चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होते हैं, रिलीज होते हैं। तो रिलीज होने के कारण हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं और साइज ऑफ द सेल भी बढ़ती है। तो साइज ऑफ द सेल और नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ने के कारण जो भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो और ज़्यादा बढ़ती है। द एंड ऑफ द पीरियड यहाँ पे 28 डेज में जो भी एंडोमेट्रियम की जो भी थिकनेस है वो 5 to 6 mm तक आ जाती है। अगेन यहाँ से क्या होगा, फिर से न्यू फेज स्टार्ट होगा, ओव्यूलरी साइकिल फिर से स्टार्ट होती है, और यूट्राइन साइकिल भी स्टार्ट होती है। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये साइकिल है फिर से रिपीट होती है। ओके, हम बात करते हैं सिक्रिटरी फेज, राइट। उसको हमने सिक्रिटरी फेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसकी वजह से उसको सिक्रिटरी फेज बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपेरेटरी फेज उसको क्यों बोलते हैं। प्रीपेरेटरी मतलब कि प्रिपेयर हो रहा है कुछ, और क्या प्रिपेयर होता है एज द एंड ऑफ द प्रिपेरेटरी फेज में, एंडोमेट्रियम जो है प्रिपेयर हो रहा है। और किसकी वजह से प्रिपेयर हो रहा है, तो हार्मोन की वजह से। और क्यों प्रिपेयर हो रहा है, तो कि जो आइदर इट विल बी अ नेक्स्ट साइकिल होगी 5 to 6 mm नॉर्मल थिकनेस होने के बाद क्या होती है, फिर से न्यू यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल होती है। तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपेयर होने की वजह से भी ये प्रिपेयर होती है, मतलब कि एज ए फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग के बारे में वो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगा तो ये वो प्रिपेयर होती है। अदरवाइज सपोज मान लो कि भाई फर्टिलाइजेशन होता है
तो वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट प्रिपेयर होता है, उसको इम्प्लांटेशन के लिए जो भी प्लेस चाहिए, तो वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन के लिए वो वहाँ पे प्रिपेयर होती है, तो उसको हम प्रिपेटरी फेज बोलते हैं। तो ये था हमारा ओवरियन चेंजेस और यूट्राइन चेंजेस, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में काउंट करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था ओवरियन साइकिल और दूसरा था हमारा यूट्राइन साइकिल।